Good morning student. Today we will start BCom part थर्ड ABST पेपर फर्स्ट। अपना जो टॉपिक है वो कंसोलिडेट बैलेंस शीट का है। और कंसोलिडेट बैलेंस शीट में स्टूडेंट अपने को क्या करना है, दो कंपनियों को मर्ज करके एक बैलेंस शीट क्रिएट करनी है जिसको हम कंसोलिडेट बैलेंस शीट कहते हैं। और लास्ट क्लास में हमने कंसोलिडेट बैलेंस शीट के जो भी न्यूमेरिक टॉपिक है वो कंप्लीट किए थे एक्सप्लेन करते हुए, और आपको नोट भी करवाए थे। आई थिंक आपने वो याद किए हैं। हम आज न्यूमेरिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और न्यूमेरिक क्वेश्चन में जो मैंने पॉइंट आपको लिखवाए हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे यदि आपने याद किए हैं तो। और यदि आपने याद नहीं किए तो स्टूडेंट को याद करना, उन पॉइंटों के बगैर अपने को न्यूमेरिक क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि हम स्टेप टू स्टेप कैलकुलेशन करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले उसकी हेडिंग लिखी जाती है, हेडिंग में साथ पॉइंट लिखे जाते हैं। वो आपको याद है तो आप फटाफट लिख सकते हो। जैसे क्या क्या लिखा जाता है, नेम ऑफ होल्डिंग कंपनी, नेम ऑफ सब्सिडरी कंपनी, डेट ऑफ एक्विजिशन, परसेंटेज ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन पीरियड और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। ये सभी हेडिंग लिखी जाती है स्टार्टिंग में। इसके बाद अपन उसमें पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं नेटवर्थ ऑफ सब्सिडी कंपनी। सेकंड पॉइंट करते हैं गुडविल और कैपिटल रिजर्व का होता है। थर्ड पॉइंट माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट का होता है। और फोर्थ पॉइंट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का होता है। तो इस प्रकार से एटलीस्ट आपको हेडिंग तो पता होनी चाहिए कि भाई ये पॉइंट लिखे जाते हैं और इसके अंदर किस प्रकार से कैलकुलेशन करनी है वो भी मैंने नोट करवा रखी है। तो फर्स्ट काम तो ये होता है, जैसे मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया कि इस प्रकार से अपने को क्वेश्चन को हल करना है, तो उसमें आपको भी अपने को एटलीस्ट पॉइंट पता हो कि ये स्टेप है, इस स्टेप के अकॉर्डिंग अपने को काम कंप्लीट करना है। और उसके बाद नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट की जाती है इसका भी मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा है, वो भी आप याद करिए। तो आई थिंक आप सबने याद कर रखा है। जिस बच्चों ने नहीं कर रखा है वो आप इसको प्लीज़ याद करिए। तो अपन न्यूमेरिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमने न्यूमेरिक क्वेश्चन स्टार्ट किया था, वो फर्स्ट था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे, ये बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, इसमें अपने पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। अब मैं कहूँगा कि नेम ऑफ होल्डिंग कंपनी बताइए। जैसे ऑफलाइन क्लास होती तो आपको क्लास में ये पॉइंट जो मैंने नोट करवाए थे ना, पूरे वैसे कैसे आपसे पूछते हैं। अभी तो यही है कि भी आपने याद कर रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कुछ बच्चों के समझ में नहीं आता ना, तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ रहती है, आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की और लास्ट क्लास में जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसको नहीं सुना है। आपने स्टार्ट किया, उसको बंद कर दिया कि ये ABST की क्लास है। ठीक है, तो बेटा ऑन करने से काम नहीं चलेगा, उसको पूरी जितने भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो आप अपने नोटबुक में नोट करिए। ठीक है, क्लास को अटेंड करके देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में मैंने क्या क्या टॉपिक बताए हैं। होल्डिंग कंपनी क्या होती है पूरा एक्सप्लेन किया है, सब्सिडी कंपनी क्या होती है, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है। अब फर्स्ट क्लास जो अटेंड कर रहा है वो सोचे कि भाई अभी मेरे समझ में आ जाए, तो आपको ये नहीं पता है होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडी कंपनी। अपने लास्ट 3 क्लास हो चुकी है इस टॉपिक पर, तो जो इस टॉपिक से स्टार्ट करना चाहते हैं वो तीनों क्लास अटेंड करके फिर आज ये क्लास अटेंड करोगे ना तो अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। और ये जो टॉपिक है अपना, ये सेक्शन सी के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। सेक्शन सी में बड़ा क्वेश्चन आता है, बड़े क्वेश्चन में अपने को ये टॉपिक तैयार करना है। इसमें से आपको लगभग 99% क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि ये टॉपिक अपने बीकॉम में ही नहीं, एमकॉम में भी आता है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का बीकॉम वाले भी करते हैं, इसलिए ये टॉपिक है वो आपको तैयार करना ही है। इसलिए स्टेप टू स्टेप याद करिए। न्यूमेरिक क्वेश्चन आपको मैं पॉइंट टू करवाता हूँ, फर्स्ट करवाए आप सेकंड करेंगे। ठीक है, तो एक एक आपको क्वेश्चन कंप्लीट करवाते हैं हम, इसलिए आप क्लास से अटेंड किया करो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप अपनी बुक से देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड में क्या क्या डिटेल दे रखी है उसके अकॉर्डिंग अपन स्टार्ट करेंगे। यस, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है अपने पास। ए लिमिटेड ने एक्वायर्ड किया है बी लिमिटेड को 90% 30 जून को 1,20,000 में। तो ये अपने को एक ही लाइन में पूरी बात डिटेल बताई उसने कि ए ने एक्वायर्ड किसको किया है, बी लिमिटेड को किया है 90% 1,20,000 में 30 जून।
30 जून को एक्वायर्ड किया है, 90% किया है, 1,20,000 रुपये पेमेंट किए हैं 30 जून को, और नीचे दे रखी है अपने को बैलेंस शीट दोनों की, ए और बी की। अब ए और बी की जो बैलेंस शीट अपने पास है स्टूडेंट, उस बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, 31 दिसंबर को ये क्लोज करता है बैलेंस शीट। इसमें अपने को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि सर मेरे वाली बुक में तो 31 मार्च दे रखी है, ठीक है, मेरे वाली में ये डेट दे रखी है। बेटा कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। प्री और पोस्ट की जो टाइमिंग आई वो इक्वल आई। जैसे इसमें इसने बताया कि 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज किए जाते हैं, इसकी बुक क्लोज की जाती है, इसने बैलेंस शीट क्रिएट कर रखी है 31 दिसंबर। इसका मतलब इसने सेशन चालू कब किया है, 1 जनवरी को किया। तो 1 जनवरी को किया है। अब प्री और पोस्ट की कहानी सुनिए आप। प्री में अपने को इसने बताया है प्री एक्विजिशन पीरियड और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड क्या होता है। आप परचेज करते हो उससे पहले का जो टाइमिंग होता है उसको प्री एक्विजिशन पीरियड बोलते हैं, और इसके बाद का जो टाइम है उसको बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। तो प्री एक्विजिशन पीरियड और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। अब आप इसके अकॉर्डिंग ये बताना है प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, ठीक है। इसके डिसीजन के लिए आपको क्या करना है, सेशन चालू हुआ है जनवरी टू दिसंबर, ये सेशन चालू है। आपने एक्वायर्ड किया है 30 जून। कब किया है, 30 जून। तो आप यहाँ से यहाँ तक काउंट करिए स्टूडेंट, ठीक है। ईयर मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि आपके पास अलग अलग एडिशन की बुक है, तो आपके कंफ्यूज होता है सर मेरे वाले में 2013 है, इसमें 15 है, इसमें 19 है। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वैसे लिखे। आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जनवरी से लेकर 30 जून काउंट करिए और कितने मंथ होते हैं काउंट करके बताइए। अब देखो इसमें भी कंफ्यूज मत होना कि सर कोई बताए 5 है, कोई 7 है, कोई 6 है। आप काउंट करिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मीन्स कितने, 6 मंथ। क्लियर। तो इसका मतलब प्री एक्विजिशन पीरियड क्या होता है, परचेज करने से पहले का जो टाइम है। पहले का मतलब क्या होता है, सेशन चालू होने से परचेज करने की जो डेट होती है डेट इज प्री एक्विजिशन पीरियड। सेशन चालू होने से, कहाँ से, सेशन चालू होने से परचेज की जो डेट होती है वहां तक की टाइमिंग है, उसको बोलते हैं प्री एक्विजिशन पीरियड। परचेज से सेशन एंड होने की डेट को बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। अब आप 30 जून से आगे स्टार्ट करिए और 31 दिसंबर तक काउंट भी शाबाश कितने हैं, और वो डेट जो है उसको बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। अब इसमें स्टूडेंट किसी के 7 भी आ सकते हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, 30 जून जुलाई, बेटा जून तो 30 जून है, जून के आगे स्टार्ट करो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 6 महीने पोस्ट के हो गए। तो इस प्रकार से परचेज करने से पहले की डेट प्री होती है, इसके बाद की डेट पोस्ट होती है। अब पहले में बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं पहले से कब, सेशन स्टार्ट से परचेज तक की डेट प्री एक्विजिशन, और परचेज से एंड की डेट, सेशन एंड की डेट पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। समझ में आ गया। अब आपके मेरे आइडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्री और पोस्ट में मैं कितने लिखाऊंगा, ये, ठीक है, 6 मंथ डेट अपने को दे रखी है। आप भी अपनी बुक में जैसे 31 दिसंबर को बंद होता है, जनवरी को बंद होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग करिए। प्री और पोस्ट कितने आएंगे, 6 ही मंथ आएंगे, इससे अलावा नहीं हो सकते। डेट अलग अलग हो सकती है, 31 दिसंबर को, मार्च को बंद कर सकते हो, बट प्री और पोस्ट में कोई अंतर नहीं रहेगा। समझ में आ रही है बात। तो ये आप प्री और पोस्ट परसेंटेज 90% बताएं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल 90% दे रखे हैं, नहीं दे रखे ना, तो कैसे करना है, जैसे सब्सिडी कंपनी है, उसके पास टोटल शेयर्स है वो है 10,000। सब्सिडी कंपनी के पास टोटल शेयर्स कितने हैं, 10,000, और 10,000 है, उसमें से आपने क्या किए हैं, होल्डिंग कंपनी ने, आपका मतलब है होल्डिंग कंपनी ने परचेज किए हैं वो 9,000 शेयर परचेज कर लिए,
कितने कर लिए? 9,000 शेयर्स। कितने में किए? 1,20,000 रुपये में परचेज की। ठीक है, होल्डिंग कंपनी ने एस लिमिटेड के मतलब सब्सिडी कंपनी के 9,000 शेयर एक्वायर्ड किए, परचेज किए। कितने अमाउंट में? 1,20,000। आपको क्या कितना परसेंट है अभी काउंट कर देते हैं परसेंट। कितने किए हैं? डिवाइड में टोटल कितने हैं? 10,000 इंटू 100%। के लिए 100 होता ना, तो ये हो गया 90%। तो इस प्रकार से इसमें परसेंट दे रखे है। अच्छी बात है, नहीं दे रखे ना तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि सर इसमें परसेंट नहीं दे रखे। परसेंट काउंट कर लेना। आपने कितने एक्वायर्ड किए, नंबर ऑफ शेयर वो ऊपर लिखना, डिवाइड में टोटल लिखना। सब्सिडी कंपनी के कितने शेयर है वो टोटल डिवाइड में कर देना, इंटू 100 कर देना। परसेंट कितना है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये और डेट अपने को इसने दे रखी है 30 जून दी है। अच्छी बात है, नहीं दे रखी ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चों के जल्दी के कंफ्यूज काफी होते हैं कि सर डेट नहीं दे रखी क्या करें। कोई दिक्कत नहीं है, डेट नहीं दे रखी। आपका सेशन कब चालू होता है वो लिख दीजिए। जैसे इस पे 1 जनवरी होता ना, तो यदि नहीं देता तो मैं 1 लिखता। आपकी बुक में यदि सेशन एंड हुआ है 31 मार्च तो आप यहाँ लिखते 1/4। समझ में आ रहा ना? तो समझ में आप सेशन स्टार्टिंग की डेट लिख दीजिए, एक्वायर्ड की डेट इसमें नहीं है तो। क्लियर? ये काम करने के बाद पोस्ट आपको देगा, परसेंट देगा। प्री और पोस्ट की टाइमिंग आपको बताई है। नेम ऑफ होल्डिंग कंपनी का मतलब है जिसने होल्ड किया है वो होल्डिंग है, जिसका किया है वो सब्सिडी कंपनी है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट अपने को हेडिंग लिखनी है। उस हेडिंग लिखने के बाद आगे का काम स्टार्ट करना है। शाबाश। अब आप हेडिंग लिखिए, नेम ऑफ होल्डिंग कंपनी ए लिमिटेड। नेम ऑफ होल्डिंग कंपनी ए लिमिटेड। फिर लिखिए नेम ऑफ सब्सिडी कंपनी बी लिमिटेड। फिर लिखिए डेट ऑफ एक्विजिशन 30 जून। डेट ऑफ एक्विजिशन 30 जून। फिर लिखिए परसेंटेज ऑफ एक्विजिशन 90%। परसेंटेज ऑफ एक्विजिशन 90%। फिर लिखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,20,000। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,20,000। फिर देखिए प्री एक्विजिशन पीरियड 6 मंथ और पोस्ट एक्विजिशन 6 मंथ। प्री एक्विजिशन पीरियड 6 मंथ, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड 6 मंथ। इस प्रकार से इस क्वेश्चन की जो हेडिंग है वो हमने नोट की है। इसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं इसकी प्रायोरिटी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी कंपनी। ठीक है, कुछ बच्चों के तो ये कंफ्यूज रहता है कि सब्सिडी कंपनी का करना है होल्डिंग का। सब्सिडी कंपनी का ही करना है। यहाँ लिख देते हैं सब्सिडी कंपनी की, बैलेंस शीट में होल्डिंग कंपनी के अमाउंट लिख देते हैं। इस प्रकार से गलतियां होती है, अन्यथा पॉइंट टू पॉइंट हम लिखते जाएं तो किसी प्रकार की कोई गलती होने की संभावना नहीं है। ठीक है, हम ये मिस्टेक करते हैं इसलिए गलतियां होती है। तो ध्यान रखना है कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी कंपनी। ऑफ सब्सिडी कंपनी आपके लिए लिखा है मैंने। ठीक है, ओनली यहाँ लिख सकते हैं करंट ईयर प्रॉफिट। अब करंट ईयर प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए यहाँ लिखा जाता है प्रॉफिट गिवन इन बैलेंस शीट। अब
प्रॉफिट गिवन इन बैलेंस शीट में अपने को देखना है प्रॉफिट कितने हैं और वो देख के लिख देना है 34,800। फिर इसमें लिखना है एड ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, एड ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे एड प्रपोज डिविडेंड। अब प्रपोज डिविडेंड भी अपने को दे रखे हैं, ये भी यहाँ ऐड कर देंगे लेस लास्ट ईयर प्रॉफिट या ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L, ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L ये अपने को दे रखा है 20,000 देंगे। इनका टोटल करके और ये लेस करेंगे, ये आएगा करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर प्रॉफिट 32,000 करंट ईयर प्रॉफिट। अब देखिए स्टूडेंट ऐड क्यों किए हैं, मेरे को करंट ईयर में कितना प्रॉफिट अर्न किया है ये चेक करना है। तो करंट ईयर में आपने जनवरी में ट्रांसफर किया 8,000। अब आपको सर ये अपने को कैसे पता चलेगा कि करंट ईयर में आपने 8,000 ट्रांसफर किए हैं। तो ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करिए, आपको पता चलेगा 8,000। बैलेंस शीट में जो दे रखे हैं वो क्लोजिंग है, जनवरी का ओपनिंग बैलेंस आपको बैलेंस शीट के नीचे दे रखे है, उसमें अंतर देखिए तो वही आएगा। ठीक है, जैसे क्लोजिंग में तो दे रखे है 88,000, ओपनिंग था 80,000। तो स्टार्टिंग में जब सेशन चालू हुआ तो जनवरी में पैसे थे 80,000 और अब वो कितने हो गए 88,000 हो गए हैं। तो 8,000 आए कहाँ से, आपने ट्रांसफर किया है किससे, करंट ईयर का जो प्रॉफिट कमाया था उससे ट्रांसफर किया है। तो मैं ये करेक्ट पोजीशन चेक करना चाहता हूँ कि करंट ईयर में हमने कितना अर्न किया था, इसलिए ट्रांसफर जनरल रिजर्व ऐड किए। ऐड प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, करंट ईयर में से हम प्रस्ताव करते हैं कि डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कहने का मतलब प्रॉफिट में से ही निकाला जाता है। तो ये प्रपोज डिविडेंड भी क्या किया है, ऐड किया है। ये करने के बाद लास्ट ईयर का जो बैलेंस होता है वो क्या करते हैं, लेस करते हैं, वो मैंने लेस किया है। लेस करने के बाद जो आया है ऐड लेस करने के बाद वो करंट ईयर का प्रॉफिट है 32,000 और 32,000 जो प्रॉफिट है अब इसके क्या किया जाएंगे, फ्री और पोस्ट में जाएगा। 32,000 किस में जाएगा, फ्री और पोस्ट में ट्रांसफर किया जाएगा। फिर पोस्ट के भी दो पार्ट किए जाएंगे, होल्डिंग को देना है और माइनॉरिटी को देना है। होल्डिंग को कितना देना है, 90% प्रॉफिट देना है और 10% माइनॉरिटी शेयर होल्डर को देना है। तो अपना मेन पॉइंट तो था नेटवर्थ कैलकुलेट करना। ठीक है, आप एग्जाम्पल में बुक में देखते ना तो सबसे पहले बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ही नोट करते हैं, तो उनको तो प्रिंट करना है, बट अपने को तो क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। अपन फर्स्ट पॉइंट नेटवर्थ कैलकुलेट करें तो उसमें भी अपने को प्री एक्विजिशन प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट क्या होता है, करंट ईयर का जो प्रॉफिट है इसकी पार्ट की जाती है प्री पोस्ट। इसलिए स्टूडेंट अपने को 7 पॉइंट लिख के नोट लगा के फर्स्ट अपने को ये काम करना चाहिए। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अपने वही पॉइंट नेटवर्थ कैलकुलेट करेंगे, तो वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। इतना आप नोट कर लीजिए। थैंक्स।